हम लेस्ली हेजल्टन इनकी द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पेज नंबर 18 पे हैं। पेज नंबर 18 का आखिरी पार्ट है ये, तो नया पार्ट वहाँ से शुरू होता है, थर्ड पैराग्राफ। तो हमने बात की थी कि पिछली बारी जब हम मिले थे अबाउट द प्रॉफिट्स नोबल बर्थ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसी के अराउंड अब बात चल रही है। तो वन ऑफ द वेज ऑफ राइटिंग फिक्शन वंस अगेन इज, यहाँ पे फिर से फिक्शन वी आर यूजिंग इन अ पर्टिकुलर सेंस, नॉट दैट इट इज़ फिक्शन द वे वी अंडरस्टैंड इट, बट द वे इट इज़ नैरेटेड। सो आई हैव बीन सेइंग इट, फिक्शन और हिस्ट्री एक ही तरीके से लिखी जाती है। फिक्शन का सोर्स आपके खुद के ख्यालात होते हैं और हिस्ट्री का सोर्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, बाकी लिखना उसको सेम तरीके से होता है। सो वन ऑफ द वेज इन विच गुड फिक्शन इज रिटन इज, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, देयर आर टू रोड्स जो आगे फिर मिलते हैं एक पॉइंट पे, और वहाँ से फिर एक रास्ता बनता है। तो फिक्शन लिखने का एक तरीका ऐसा है, यू आर ऑन वन रोड, यू राइट, फिर आगे ये आया, फिर ये शहर आया, फिर ये शहर आया, फिर आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे दो रास्ते मिलते थे, फिर वो पॉइंट आया, फिर उसके बाद अगला शहर आया, ऐसे ही दूसरे वाले रास्ते का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा तरीका फिक्शन लिखने का है, ये हो गया लीनियर वे, टोटली लीनियर है ये। जैसे इसको कोई मिसाल से लेते हैं, काजी गुंड आया, काजी गुंड के बाद से मीर बाज़ार आया, मीर बाज़ार के बाद आगे से बिजबेहरा आया, बिजबेहरा के आगे से संगम आया, संगम के बाद अवंतीपुर आया, फिर श्रीनगर आया। दैट्स वन वे ऑफ राइटिंग इट। अनदर वे ऑफ राइटिंग इट वुड बी, पहले से पहलगाम आया, फिर मटन आया, फिर अनंतनाग आया, फिर बटिंगु आया, फिर बिजबेहरा आया, फिर संगम आया, फिर अवंतीपुर, फिर श्रीनगर। ठीक है, दो हो गए ना। So it's like a folk. So what do some authors do is, and I particularly like this way of writing. So what they would do is, they would write Kazigund आया, फिर मीर बाज़ार आया, then they would shift their story and they would talk about पहलगाम के बाद मटन आया, they would continue some other thread, ठीक। एंड यू माइट नॉट फाइंड कि ये दोनों बातें क्यों हो रही है पैरेलली, आप को रीज़न शायद ना समझ आए। फिर वो बोलेंगे फिर जब हम मीर बाज़ार से निकले थे तो फिर आगे बिजबेहरा आया, और आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे जो दोस्त थे वो कहीं और थे, और वो भी एक दिन ऐसे ही चल रहे थे, तो वो मटन के बाद अनंतनाग पहुँचे, एंड फिर वो आगे एक जगह पहुँचे, और वहाँ पे एंड वहाँ पे उन्होंने चाय पी, बड़ी अच्छी लगी उनको चाय, उसका नाम था XYZ टी स्टॉल, तो उन्होंने बड़ा जिक्र किया था उस चीज़ का। तो हम भी मीर बाज़ार से चल रहे थे एंड वी फाउंड इट ऑन द रोड, प्रोबेबली दिस वाज द प्लेस वेयर दे हैड आल्सो बीन। तो आप देखिए इन दो स्टोरीज को उन्होंने कैसे मर्ज किया एट दैट पॉइंट। सो आई पर्टिकुलरली लाइक दिस वे ऑफ नैरेटिंग। इफ आई वाज टू राइट, दिस इज हाउ आई वुड राइट। इट क्रिएट्स काइंड ऑफ, एक तो ये मोनोटोनी से बचाता है टेक्स्ट को, लीनियर टेक्स्ट बड़े मोनोटोनस होते हैं, और जो अक्सर बोरिंग भी हो जाते हैं उस वजह से। और अच्छे वर्क्स वो इस चीज़ को करके थोड़ा सा उसमें स्पाइस अप करते, एक नई बात सी शुरू हो जाती है, और फिर वो एंटिसिपेशन जो होता है कि अलग बात, वो पुरानी बात कहाँ गई, फिर जब वो दोनों मर्ज होते हैं आगे तो गुड हो जाता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो these are subtle things that are happening behind good fiction, which people might not be well aware what's happening with them when they are liking it. Why are they liking it? ठीक है, तो all of these things go into making a wholesome read. And one of the ways in which authors then do it in their books is, मतलब physically कैसे ये पता चलता है, they just start another part, the way Leslie Hazelton has done here. She starts a completely different part from here. Now she would go to a parallel story which is happening elsewhere, and then she would make both of them meet. So this was थोड़ा सा literary background, क्योंकि हम चीज़ों को holistically समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक, तो ये एक ऐसा साल है, कैद साली हुई है. एंड शी सेज, स्ट्रेंज इट मे साउंड, दिस वाज मोहम्मद्स गुड फॉर्चून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मतलब हम बार बार इसका जिक्र होगा ना कि इन विच कंडीशंस वाज ही बॉर्न. पीपल वुड से कि ये मतलब the pious and the believers, they would say कि ये हुआ वो हुआ, the good fortunes etc. She is trying to show us the very human part of the birth. कि जैसे हमने पहले भी कहा कि if we go by the legends and the stories that are associated with his birth, it was anything but an auspicious moment. So this was Muhammad's good fortune sallallahu alaihi wasallam. Since the lack of rain brought a young woman called Halima into Mecca in search of an infant to foster. दूध पिलाने के लिए किसी छोटे से बच्चे को इस सर्च में ये निकली है. क्यों निकली है? क्योंकि कहत साली है. और Muhammad's good fortune is that without this lady he might not have even survived infancy sallallahu alaihi wasallam. अब देखिए यहाँ पे भी हमको एक बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है हिस्ट्री का. वो ये कि सेक्युलर हिस्ट्री और रिलीजन ये कैसे बदल सकती है सेम चीज की इंटरप्रिटेशन को. Without her he might not have survived infancy. Would you say that as a Muslim? As a Muslim, not as a historian. As a Muslim, you would not say that. Why? Because this person is destined to be a prophet. So without her, he would still have survived. How? Someone else might have come. If not someone else, something else might have happened. He might not have been an orphan, or he could have, there must have been some other arrangement. He might have been born elsewhere. तो ये सारी चीजें हैं. अब ये ऐसा क्यों कहेंगी? Why would she say this? Because hers is a very detached view. She is not a Muslim. She is not a believer. She has a soft corner. She looks at the Prophet from a very neutral perspective. She does that. I think she does that. She tries to give utmost respect wherever she can. तो बट स्टिल सेक्युलर, सेपरेटेड. इसमें कोई पायसनेस पाइटी की जगह नहीं है. तो इस वजह से ये कहेंगी. ठीक, इनके लिए ही इज नॉट डेस्टिन्ड टू एनीथिंग. इनके लिए हिज लाइफ अनफोल्ड स्पॉन्टेनियसली द वे अदर लाइव्स अनफोल्ड. इनके लिए ऐसा होगा. इनके लिए कोई पर्पस नहीं है एंड में. It is coming of age story for her, and she wants to show us how things happen in history. It's not a prophet that is born; it's a human that becomes a prophet for her. अब रेगिस्तान में कहत साली नहीं होगी तो और क्या होगी? So it might strike you as something that needs not be mentioned. लेकिन ऐसा समझना, ऐसा सोचना भी सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कभी बारिश ही ना हो. दैट्स वेरी रेयर. दुनिया में ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है कंप्लीटली. दुनिया में सबसे कम बारिश, अगर सही है मेरा मानना, तो एटाकामा में होती है. एटाकामा, वंस अगेन इफ आई एम करेक्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो क्या कहते हैं उसको, साउथ अमेरिका में है. ये भी बड़ा फेनोमिनल है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बारिश का भी, कैसे होती है, क्यों होती है. इट्स वंडरफुल. और वी डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीट मैकेनिक्स ऑफ हाउ डज इट रेन, व्हाई डज इट रेन. कंप्लीटली हमको नहीं पता, बट ब्रॉडर कॉन्टूर्स हमको पता है. एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर एबल टू प्रिडिक्ट इट विद फेयर सर्टेनिटी कि कब कहाँ पे बारिश होगी. And what factors go into making rain, and why are there deserts wherever they are, what goes into making of deserts. It's a phenomenal thing, and one should be aware about such
जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बारिश ही नहीं होती थी कभी अरेबिया में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बारिश होती है, बहुत कम होती है। लाइक द अपलैंड स्टेपीज ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अरेबिया, दे गेट ए फ्यू इंचेस ऑफ रेन एवरी ईयर। यहाँ पे ऐसा होता है। विंटर्स में सडन डाउनपोर्स, अचानक से बारिश होती है, थोड़े ही टाइम के लिए पर होती है। एंड दिस टर्न्स दिस parched desert pavement into a sea of green fuzz within hours। कुछ ही घंटों में इस थोड़ी सी बारिश की वजह से पूरा लैंडस्केप ग्रीन हो जाता है। और सोशल मीडिया के आने के बाद यही फेनोमेना किसी हदीस के सही साबित होने का प्रूफ बन जाता है। मसला हमेशा से वैसा ही था। तो ला इल्मी कम इल्मी लोगों से बड़ी चीज़ें करवाती है। तो डेजर्ट पेवमेंट्स वुड बिकम ग्रीन, ये ऐसा होता था हमेशा। ऐसा क्यों होगा? लेकिन अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है इसमें बड़ा अमेजिंग मामलात है, अमेजिंग। और ये जो पौधे हैं इनका भी जैसे अपनी नस्ल को आगे चलाना, इसके लिए बड़े सारे तरीके हैं। वी आर अवेयर ऑफ द सेक्सुअल वे, दैट्स ओनली वन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू। देयर इज सिंपल एज बाइनरी फिशन। एक सेल होती है, वो सेल डिवाइड होती है, ख़त्म बात। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे करते हैं, ठीक। ऐसे ही होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे हैव ए बड डेवलप्स एंड देन दैट बड ब्रेक्स ऑफ। तो और वो खुद से अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लेयरिंग, तो लेयरिंग से भी हो जाता है। तो ऐसे बड़े सारे तरीके हैं। ऐसे प्लांट्स में एक और तरीका है सीड फॉर्मेशन का, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बाय द वे। Once again, very interesting. World becomes amazingly interesting when you know these things. So plants का जो seed होता है, ये seed कहीं पे इसको बोया जाएगा और वहाँ पे अगला पौधा पैदा होगा। This is the way how they reproduce. So, but we know this more in the context of these plants which we have domesticated. The way you domesticate animals, certain plants have been domesticated, right? Like rice. So you take their बीज और अब वो खुद बोते हैं. But what would happen to these plants that are there in deserts, in forests, जिनकी आप रखवाली नहीं कर रहे डायरेक्टली एट लीस्ट? तो उनको भी तो करना है रिप्रोड्यूस और आगे पहुंचाना है फर्दर. How would they do it? There are many methods. You might have seen certain seeds जो चिपक जाते हैं. So you would have seen certain animals, उनके फर में चिपके हुए होते हैं, बड़े सारे seeds होते हैं. They are seeds actually, वो छोटे छोटे जो नोकीले, उन पे वो स्पाइन्स और थॉर्न्स जैसे होते हैं, तो वो उनके साथ चिपक जाते हैं. फिर कुछ टाइम के बाद एनिमल्स शेड देयर फर. अब उसने लिया इसको एक जगह और वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहीं पे उसने उसको डंप कर दिया. एंड दीज प्लांट्स, इनके जो सीड्स होते हैं बड़े रेजिलियंट होते हैं. दे आर एबल टू सर्वाइव लॉन्ग एंड देन दे फॉल देयर. अब वो कंक्रीट पे भी गिरेंगे तो कंक्रीट पे थोड़ी उगेंगे. ऐसे ही आगे चलते जाएंगे. कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा तो होगा कि इट गेट्स अ लैंड विच इज़ फर्टाइल, जहाँ पे ये उग सकता है. रेगिस्तान में भी ऐसा ही होता है. ये जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, दे आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स. सो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा अमेजिंग बनाया है कि वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. उनके सर्वाइविंग के मैकेनिज्म भी अमेजिंग है. ये जो पौधे होते हैं जो आप डेजर्ट्स में देखते हैं, इनके रूट्स बहुत डीप जाते हैं ताकि ये वहाँ से मॉइस्चर सीख कर सके. ये उतना, इनका ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ताकि वाटर लूज़ ना करे. इनकी हाइट कम होती है ताकि इनको वाटर को पुश ना करना पड़े. वाटर पुश करने के लिए ऊपर एक पुलिंग फोर्स होता है जो प्लांट्स में आता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. इनमें उसकी ज़रूरत नहीं होती. इनके लीव्स ब्रॉड नहीं होते ताकि
उससे सरफेस एरिया की वजह से और वाटर लॉस हो, दे हैव थॉर्न्स, तो ये सारी चीज़ें, तो दे आर इन सर्वाइवल मोड ऑलवेज, इट्स अमेजिंग। तो अब इन पौधों का क्या होगा, इनके भी सीड्स फैलेंगे डेजर्ट में फॉर दीज रीजंस, वहाँ हवाएं चलेंगी एट्सेट्रा, तो ये फैल गए। अब ये फर्टाइल ग्राउंड इनको मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फर्टाइल ग्राउंड मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ों का काम करना एक साथ ज़रूरी है। अब ज़मीन तो है, पूरा डेजर्ट ज़मीन ही होता है वहाँ पे, और क्या होता है? तो उगने के लिए लेकिन पानी भी तो चाहिए, पानी नहीं होता वहाँ पे, लेकिन ये फैले होते हैं। और द मोमेंट इट फॉल्स, द रेन फॉल्स, द मोमेंट इट कम्स, दीज आर रेडी देयर टू स्प्राउट, ये तैयार बैठे हैं, बारिश हो गई तो। इसीलिए विद इन आवर्स ऑल टुगेदर अल्लाह ताला ने इनको ऐसे बनाया है कि पूरा लैंडस्केप हो जाता है ग्रीन, और ये अपना काम आगे करते हैं। तो इन मामलात में अल्लाह ताला की साइंस हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो फरमाते हैं, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। तो अल्लाह ताला हैज़ कॉल्ड दीज थिंग्स एज ए विटनेस। जब अल्लाह ताला अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं कुरान में, द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट ही प्रेजेंट्स इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हियर इज अ मैन, if he is, I am. The biggest evidence is that, and that's why Quran repeats this line. Okay, he is a man like any other, but what is he doing all of this miraculous stuff? And that's why this argument is made. It's made for the kuffar. He's just a man, right? But just a man does not have all of these things which he has. So it isn't directed to Muslims. The Muslims already know he's a man, not just a man, but then he is the best of creation as well. So here we were talking about these signs. So God calls these things as his signs, and he asks us to ponder and think over them. And it's very difficult to be able to ponder and appreciate a thing without knowing it. There might be an amazing voice somewhere singing right now. Can you appreciate it? You cannot appreciate it. Why? Because you don't know it. Na suni hai, na dekhi hai. There might be a great scenery somewhere. हो सकता है कोई और planet हो कहीं और, किसी और galaxy में, किसी और solar system में, और वो अमेजिंगली ब्यूटीफुल हो 1000 गुना हमारे प्लैनेट से। अप्रिशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जानते ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो अप्रिसिएशन के रूट में भी इल्म ही है फाइनली, और चीज़ों को जानना फ़र्ज किया गया है मुसलमान पे। इट्स नॉट समथिंग जिसको आप डिले कर सकते हैं, इट्स समथिंग जो आप पे फ़र्ज किया गया है। तो अब वो फ़र्ज़ कहाँ तक खींचेगा, आपको किस हद तक का इल्म होना चाहिए कि आप डीएनए के अंदर की डिटेल्स में, अब उतने डिटेल में आपको अब चारों बेसिस के नाम पता हो, कोई ज़रूरत नहीं है उतना डिटेल, बट इंसान को बेसिक इल्म होना चाहिए हर चीज़ का। यहाँ पे भी बारिश जब होती है तो पानी आता है और कुछ देर में ही एवरीथिंग बिकम्स ग्रीन. Dormant seeds which are lying around, they spring into life, and they would be very important for Bedouins. Why? Because now that they are grown, their animals can eat. This would provide fodder for livestock for a year or even more. लेकिन कभी कभार ऐसा होता था, और जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल बारिश नहीं हुई, और जहाँ पे भी ये बेडोइन्स, ये बद्दू, ये ट्राइबल्स हैं अरेबिया के, दीज आर नॉट सेटल्ड इन सिटीज़, ये आउटस्कर्ट्स में घूमते रहते हैं, डेजर्ट्स में घूमते रहते हैं. ये जहाँ पे भी जाएं, जिधर भी जाएं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी ग्रेजिंग लैंड. एंड ऑल ऑफ दिस प्रोसेस ओनली मीन्स कि इनके जो एनिमल्स हैं
they are becoming very thin. पतले हो रहे हैं वो धीरे धीरे. और उनके थन, they are without milk. They are shriveling. They are contracting. They are becoming small. And there is no milk. It's drying up. और कभी कभार जब यही कहत साली एक्सटेंड हो जाए, when rains would skip for 2 or 3 years in a row, the animals would but naturally die. और ऐसे हाल में, when the animals would die, there would be little avenues and sources of food for these people, the Bedouins. So they would be forced to move towards cities, settled townships. What are these places in Mecca? In Arabia, it's Mecca. So they would move towards Mecca, for example. There are other places as well, certain places in Yemen, certain places in the outskirts of Mecca. They seem to be same, but they are two different cities in ancient or medieval Arabia. Taif, अभी तो बिल्कुल वहीं पे है, तो it doesn't seem like ये कोई और जगह की बात हो रही है. Similarly, Yathrib. So all of these places, they would move towards, and there they would become some kind of an underclass of cheap labor. They would beg for work. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना रखा है अल्लाह ताला ने कायनात में. There seems to be a custom in everything, and that makes knowledge possible. If everything was random, what would we study? We could not have studied anything if things were random. But it seems that everything follows a custom, except to modern humans. They want to be random. But there is a custom in everything. The sun does not overtake the moon does not overtake the earth. They all follow their path. They all follow a custom. The custom cannot be broken. Similarly, the atoms follow a custom. The light follows a custom. When it goes through a particular media, it bends and reflects. It disperses. And there are all of these phenomena. Electricity follows a custom. Everything follows a custom. कोई उस custom से बाहर नहीं जाता. All of a sudden नहीं decide करता एक जानवर के आज मैं से कुछ और बनता हूँ. The cat deciding all of a sudden I want to be a security camera. It doesn't work like that. Everything follows a custom. And it seems that societies also follow customs. And these are not just customs the way you understand customs. These are laws that societies follow, run by. And once again, these are scientific laws. कि कोई society कैसी क्यों होगी, उसके पीछे भी there seem to be patterns. जैसे for example, it has been seen, the more educated a woman is in the modern sense of the term, the lesser number of children she has. It's very interesting. जबकि दोनों का कोई रिलेशन है नहीं आपस में. एक बच्ची है, ये 6ठी 7वीं 8वीं कर ली, बड़ी हो गई, अब 12वीं होगी. ठीक, अब क्या करें? अब इसका कॉलेज होगा, कॉलेज के बाद इसका कोई और स्टडी होगी. तो इसको मॉडर्न सेंस में हम कहते हैं पढ़ा लिखा होना. ठीक है, तो इस सब में कोई रिलेशन अपेरेंटली नहीं है नंबर ऑफ चिल्ड्रन शी वुड हैव. आप ये कह सकते हैं शी यूज्ड टू मैरी व्हेन शी वाज 16 12 पास्ट में, मिडिवल वर्ल्ड में, एंशिएंट वर्ल्ड में. नाउ शी मैरीज व्हेन शी इज 28 30. इस वजह से नहीं, हम ये नहीं कह रहे. हम कह रहे हैं कि 30 के बाद पास्ट में अगर कोई लेडी होती थी, शी वुड हैव से 4 kids. नाउ she would have 2 kids. Or now if there is a university grad and there is a nomad woman, both are past 30. So the chances of higher fertility is with that woman who is not in the university. This is very interesting. So this seems to be a custom with childbirth. So you use the word law for it. I prefer the word custom for it because laws tend to show necessity, कि ये necessary है ऐसे ही हो. लेकिन we believe in God, so there is no necessity in anything. That means if God would have willed, it could have been some other way. But why am I telling you this?
I wanted to bring you towards the fact that even economics follows laws, and that's why economics की study possible है. खरीद फरोख्त follows laws. That's why all of this is possible. So the world runs by two basic laws of economics. Very basic. It's very simple. The law of demand and supply. If you understand laws of demand and supply, you would have economics अपनी गिरफ्त में. It doesn't mean that there is nothing else in economics, but these are core, fundamental. So I have lectures on this recorded अगर आप YouTube पे जाएं तो. Now, demand and supply का मतलब ये हुआ जब कहत साली होगी ये सारे Bedouins they would move to the city. They would move to the city, right? तो city में supply of Bedouin labor would be high or low? It would be high. When the supply is high, that doesn't mean demand has also increased. Demand would still be the same most cases में. So what would fall? The prices would fall. It would become cheap labor. So oftentimes, why I needed to tell you this is an aura is given. Oftentimes an aura is given. City people is equal to wicked people, which may or may not be the case. Rich people is equal to wicked people, which once again may or may not be the case. It's simple law of demand and supply. The supply is more, the costs are going to fall. This happens with everything. But this should also help you appreciate their plight. The moment they need it the most, they receive the least. And that's where your morality comes in. So you might even say they were reduced to the level of slaves. इतने बुरे हाल हो जाते थे. अब slaves के पास कम से कम protection है अपने owners के पास. उनके पास एक job contract है कम से कम. वो farmer laborers है. यहाँ पे वो भी नहीं है. तो ऐसे Bedouin women, they would reach cities. So like many other Bedouin women, we are interested in Hazrat Halima. She is avoiding her fate. How is she going to do it? She is going to hire herself out as a wet nurse. That's what she is choosing for herself. She is going to be a wet nurse. वो दूध पिलाएंगी और उसके बदले में she is going to take her wages. But this is what she could have done. There aren't too many avenues. There is no job in any call center. There is no call center. There is no construction work. No Burj Khalifa. So this is what you have. Menial work. That's all you can do. But this is not. This is the most noble in all the menial work. जो इनको मजबूरी में करना पड़ रहा था उसमें से सबसे अच्छा शायद यही था for a woman to do. And this is what poor women would do throughout the world at that time. ये सिर्फ यहाँ का custom नहीं था. And this is what they would do till recently. But what changed recently? Baby formula. अब हमारे पास we can make milk. So we are able to preserve extra milk we have and turn it into a solid form and create it anew now. And what would that mean? The need for wet nurses would fall. अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड कम होगी उस चीज़ की क्योंकि सप्लाई कहीं और से आ रही है. तो बिकॉज डिमांड उसकी चली गई तो उस चीज़ की सप्लाई भी चली गई. यू वुडंट फाइंड टू मेनी वेट नर्सेज अराउंड नाउ. एंड साइमल्टेनियसली ट्रेडिशनल रूरल लाइफ भी चेंज हो गई है और इसकी वजह से ये वेट नर्सिंग ऑब्सलीट हो गई है अब. और इनको रिप्लेस किया है नैनीज ने, बेबी सिटर्स ने, बोर्डिंग स्कूल्स ने. So these are the new wet nurses kind of. लेकिन मिडिवल वर्ल्ड में ऐसा, तो इससे हमको एक और चीज़ भी पता चलती है, which I think with all due respect to Leslie Hazelden she has missed, कि it does not have a necessary connection with कहत साली. अगर एक ग्लोबल फिनोमिना है
ये हर जगह हो रहा है, तो इसका लिंक कहत साली के साथ डायरेक्ट नहीं है. Leslie Hazelton says this is what would happen throughout the world. That means there are more factors than just कहत साली. We might say कहत साली के वक्त पे the demand for it would increase. That can be said, क्योंकि उसके लिए causality establish होगी. जब भी कहत साली हुई, there are more wet nurses. ठीक, तो ये कह रही हैं biblical times on through the Greek and Roman empires, dark ages, Renaissance, enlightenment, ये सारी चीज हर जगह ऐसे ही होता था. This was partly a matter of status, what one does, but it also served the interests of wealthy. अब देखिए, अब ये दूसरे साइड से आ रहे कि इसमें जो वेल्दी लोग हैं उनका भी शायद कोई अपना इसमें इंटरेस्ट हो कि ये ऐसे ही होना चाहिए. अब चिल्ड्रन, उनको कोई और, अब ये क्या नीड्स होंगी ये देखना पड़ेगा. इट माइट चेंज. इंग्लैंड में जब यही काम हो रहा था, वहाँ क्यों हो रहा था उसको देखना पड़ेगा. सो दीज रीजंस मे नॉट बी यूनिवर्सल. नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस. एक एरिस्टोक्रेटिक वाइफ जो अपर क्लास है सोसाइटी का, वहाँ जो एक वाइफ है उसका रोल क्या है उस सोशल स्ट्रक्चर में. she was to produce as many male heirs as possible. लेकिन we are living in an era जहाँ पे mortality इतनी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है. barely half of what you are going to produce are going to die. Now connect it with the other discussion we had. Why would there be early marriages in ancient and medieval time? Now here is another reason. We talked about infant mortality कि जितने बच्चे होंगे मेजॉरिटी के साथ यही होना है. They are going to die and more women are going to die out of childbirth. So survival is miracle. Death is norm. अब death पे हम हैरान हो जाते हैं. So half of all infants born, they would die. So it wasn't easy to produce all of these heirs. Now, how do you increase the chances? If she would get pregnant more often. Now, if she has to be pregnant more often, that would mean she has to be fertile quickly as possible. So she has given birth, and now she would take some time to be fertile again. So we have to find ways in which this time can be minimized. How do we do that? One of the things we know is nursing inhibits ovulation. If she is nursing her baby, the period is going to extend. She wouldn't be fertile immediately, कुछ ही वक्त में. So now what do we do? Let someone else do it. कोई और नर्सिंग करे. कोई और नर्सिंग कर रहा है तो ये लेडी इमीडिएटली कुछ ही वक्त में फिर से फर्टाइल होगी. अब ये कोई और कौन होगा? इसकी कजिन हो नहीं सकती, वो भी एरिस्टोक्रेटिक है, उसको भी अपने यहाँ क्विकली फर्टाइल होना है. तो इसको किसी और स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आना पड़ेगा. सो इट वुड बी फ्रॉम दैट सोसाइटी जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एंड दे वुड ऑफन बी द पुअर. तो लेज़ली हेज़ल्टन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट करती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग. कहती हैं कि ये जो ये अगली अपर क्लास स्टीरियोटाइप है लोअर क्लास का, दैट दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, द फैक्ट इज दैट इट हैज ऑलवेज बीन द रिवर्स. द अपर क्लास वर द ब्रीडर्स एंड द लोअर क्लास द फीडर्स. इंटरेस्टिंग. लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा कि ये इसकी हकीकत कितनी है. तो लेकिन हमको ये पता चलता है थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे अपीयर ऑन द फेस. ठीक, बट वी वुडंट डिवेल ऑन दिस. इन्होंने भी इसको साइड नोट की तरह, कंपल्शन ऑफ सेइंग दिस हैज फोर्स्ड हर टू सी इट, अदरवाइज इन्होंने भी इसको ब्रैकेट में रखा है. तो हम भी इस पे ज़्यादा डिवेल नहीं करेंगे. तो हज़रत हलीमा, बाय हर ओन अकाउंट, she was one of the hardest hit by this कहत साली, and she is also trying to find a foster infant.
साल है 570 ईस्वी। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब था, एक क्लान था, और शी बिलोंग टू दैट एंड दे वर ऑल्सो एकिंग, कम खा रहे थे, कम अपने अखराजात, हर एक चीज़ को कम कर रहे थे ताकि जो उनके पास है वो काफ़ी वक्त तक सर्वाइव कर पाए। दिस इज़ व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू टू survive this Qaiद Sali, but not very good results. How do we know not very good results? Because she is also finding an infant to foster. And they lived near Mecca in an arid steppe land. Steppes, these are in between grasslands and forests. So they would be एरिड स्टेपी वुड बी, थोड़ी सी वेजिटेशन है, बल्कि बहुत कम है और थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ डिस्टेंस पे है, एक टिपिकल डेजर्ट लैंडस्केप, दैट्स अ स्टेपी, एरिड स्टेपी। तो शी इज लिविंग ऑन एन एज एंड हर क्लान इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। जो इनकी सवारी भी थी, ए डोंकी, वो भी बड़ा कमज़ोर है, इट कैन क्रम्बल एनी टाइम, बहुत ही ज़्यादा इमेशिएटेड, मांस ही ख़त्म हो गया है। खुद इनके पास, शी ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मिल्क इनसाइड, इनका खुद का इन्फेंट इज क्राइंग फॉर मिल्क। तो शी वुड हरसेल्फ have known that she is not the best prospect for anyone. ये इनको खुद भी मालूम होगा कि I'm not the best candidate for this job. And then the Meccan elite, they would look for a good, healthy wet nurse. But she chooses still to try at least. So she would try nonetheless. But her trying does not yield many results. She can only enviously watch others as they find their infants and she finds none. सबको कोई ना कोई मिल गया, इनको नहीं मिला, and the market is dwindling, और कम हो रहे हैं डिमांडर्स इस चीज़ के लिए। और जल्द ही जो भी औरत मक्का आई थी, she had received one or the other child, except हज़रत हलीमा। ये हज़रत हलीमा खुद कहती हैं बाद में कि सबको कुछ ना कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। There was one child left, एक बच्चा रह गया। अब ये देखिए, दूसरा रूट अब मिल रहा है यहाँ पे, जो मैंने स्टार्ट किया था ना डिस्कशन, देयर आर टू रूट्स, दे वुड मर्ज एट वन पॉइंट, ये है वो पॉइंट। एक बच्चा है जो रह गया है। क्यों रहा? वाई वुड नो वन टेक हिम? हजरत हलीमा ही कहते हैं बाद में कि हम सब ने रिफ्यूज किया इस बच्चे को। क्यों किया? ये जो वेट ऑफ ऑर्फनहुड है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता आराम से, आसानी से, क्योंकि ये एक ऑर्फन था। ऑर्फन की पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट्स बच्चों के फादर करते हैं। ही इज फादरलेस, ऑर्फन विद नो फादर टू पे अस, सो वी वुड ऑल रिजेक्ट। यहाँ पे लेस्ली हेजल्टन कहती है, हलीमा had clearly heard nothing of the things people would later swear to. ना तो ये इवेंट हमको दिखाता है कि ये जो बातें हैं जो एस्क्राइब की गई हैं कि हुजूर की बर्थ पे ये हुआ वो हुआ, ये सारी बाद की बातें हैं। क्योंकि अगर इतना ही मिरेकुलस था सब कुछ, तो हज़रत हलीमा ने तो ये नहीं सुना है। शी इज़ only ascribing one character to this person, which is that he is an orphan. Not that इनके father, हज़रत अब्दुल्ला, his forehead was shining on the wedding night, जो बाद के legends कहते हैं। Or there would be a legend which would say that her pregnant belly was
so bright, it was glowing so much with light that you could see by its light as far as the castles of Syria. अच्छा, पहले तो इसमें अतिशोक्ति है. अतिशोक्ति is a Hindi word which is, का अंग्रेजी क्या होगा? मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर पेश करना. तो इट्स ए पोएटिक डिवाइस, मुहावरों में अक्सर यूज होता है. सो क्लासिकल एग्जाम्पल जो हिंदी में दिया जाता है, देखिए साकेत नगरी है यही, स्वर्ग को मिलने गगन को जा रही है. लेकिन स्वर्ग से मिलने नहीं जाती कोई भी सिटी, ना ही कोई सिटी हवा में उड़ती है. दिस इज, ये बड़ा चढ़ा के बोलने का तरीका होता है किसी चीज़ की एनॉर्मिटी दिखाने का. तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट बीइंग सेड कि हर बॉलीवुड कास्ट लाइट जो सीरिया के कासल तक पहुंचे, बट व्हाट इज बीइंग सेड दैट आवर बेली वाज वेरी ब्राइट व्हेन द प्रॉफिट वाज इनसाइड. तो ये कहती हैं कि इट वुड बी एटलीस्ट 100 years जब ये कहानियां बनी होंगी. हजरत हलीमा वाजंट अवेयर ऑफ दिस. So far as she and other wet nurses were concerned, it was just an infant nobody wanted. ये है बस किस्से मुख्तसर. We don't want this child. It's an orphan, cannot pay us. यहाँ पे देखिए कि कैसे हिस्ट्री की जाती है. How is history done? What criteria are used? And why would you accept one and reject the other? Upon what basis? And what does it mean to reject? The rejection of these things is not absolute rejection the way we understand it. You see what is being rejected. It is rejected on the basis of some usul. That means इस उसूल पे ये खरा नहीं उतरता. इसको ऐसे समझिए, हमारे पास कपड़े हैं, इनका थान है कपड़े का, जो भी सिला नहीं होता, तो वी हैव मीटर, उसकी लेंथ होती है प्लस माइनस से. ये हमारे सामने रखा है, इसके हजारों ऐसे कपड़े जो 1 मीटर लेंथ के हैं प्लस माइनस. सो वी हैव एन ऑर्डर विच नीड्स ओनली 100 से ऊपर वाले, 100 सेंटीमीटर से ऊपर. दैट मीन्स 1 मीटर से ऊपर, 1 मीटर से नीचे नहीं चाहिए इस ऑर्डर में. अब हमको ये मेजर करना है एक एक करके. सो यू आर मेजरिंग, आई एम राइटिंग. ठीक है, आप उसको मेजर कर रहे हैं, मैंने लिख लिया. तो आई आस्क यू, है? आप कह रहे हैं जी सर. सो आई राइट 1. सो ये है? आप कहते हैं नहीं. है? हाँ. है? नहीं. तो हाँ या नहीं किस बलबूते पे डिसाइड हुआ कि मीटर है या कि नहीं? पर इससे ये थोड़ी साबित हुआ कि कपड़ा ही नहीं था. कपड़ा तो था, लेकिन हमारी जो मेजरिंग रॉड है इस वक्त 1 मीटर की, उस पे खरा नहीं उतर रहा. 99 सेंटीमीटर हो सकता था, 80 सेंटीमीटर हो सकता था कुछ ना कुछ. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ओवरऑल साइंस के मामले में समझिए. पीपल थिंक साइंस ने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो दैट मीन्स कि ये नहीं है. ऐसा नहीं है. साइंस ने अपने उसूल खड़े किए हैं कि हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, जिसका सबसे बड़े उसूल में से है verification by senses. So a theory, however beautiful it would be, however amazing it would be, if you do not have evidence which is empirical for it, it is rubbish. Science में, ठीक. So that means यहाँ पे मीटर रॉड, यहाँ पे ऑर्डर जिसने प्लेस किया है उसने क्या बोला है कि मुझे वो वाले कपड़े चाहिए जो 1 मीटर से ऊपर हो, मुझे वो वाले फैक्ट चाहिए जो मैं सेंस से असर्टेन कर सकूं. और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारा दीन है फॉर दोज हु बिलीव इन व्हाट कैन नॉट बी असर्टेन्ड बाय सेंसेस इन द अनसीन. दैट मीन्स ये गेम ही किसी और 2 ग्राउंड पे खेल रहे हैं. आपको कहा जाता है साइंस ने 350 रन किए 20 ओवर में, और रिलीजन ने सिर्फ 120 रन किए 20 ओवर में, तो रिलीजन हार गया. नहीं, ये 2 अलग मैच है, अलग गेम्स है. जहाँ पे 120 रिलीजन ने किए, वहाँ पे हाईएस्ट स्कोर आज तक का 80 ही है.
और यहाँ पे जो ये 350 कर रहा है वहाँ पे एवरेज स्कोर 450 है. So you have to understand what each one is talking about. It doesn't mean that they are at loggerheads. They can still be compatible with each other. Or they might also be loggerheads पे भी ऐसा भी हो सकता है. But none of these two has to be assumed in the very beginning. So oftentimes this happens with our young because they don't understand what is called the philosophy of science. What is being said, what is being accepted and rejected. And modern social sciences are sciences. They have also usul which are called positivism. उसको sum up कर सकते हैं हम as positivism, which is same as science के usul. But there is a difference of verifiability की level social sciences में. That's why the scientist is proper would say कि no, this is not science proper. But scientifically हम उनको जब देखते हैं finally that is material science, this is social science. Otherwise कोई फ़र्क नहीं है उसूल में. तो वैसे ही जब लेस्ली हेजल्टन अपनी बात कर रही है यही कह रही है कि मैंने मीटर क्लॉथ मांगा है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये 80 सेंटीमीटर है, इनसे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे बताएं बस मेरे 1 मीटर से अबो क्या है. तो वॉज द बेली एक्चुअली शाइनिंग? आई डोंट केयर, ये मेरे मेयार पे खरा नहीं उतरता. मेरे मेयार पे क्या खरा उतरता है? ये वाली ऑल्टरनेट थ्योरी कि ये 100 साल बाद की इजाद है. ठीक है, कोई ऐसे उनको रिपोर्ट मिली होगी क्या कहीं जिसने कहा कि 100 साल बाद हमने इजाद किया? नहीं, ये भी एक थ्योरी है. ठीक, ये भी एक थ्योरी है. अब इन दोनों को हम जज करेंगे बेस्ड ऑन सब उसूल. तो हिस्ट्री के अपने उसूल होते हैं, तो हिस्ट्री के उसूल को कहते हैं हिस्टीरियोग्राफी, एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज एज वेल. How do you decide which one? So one of the things is probability method. So history would choose what is more probable. What is more probable? That a woman is pregnant and her belly is not shining or shining. What is more probable? Of course, it is more probable to say it is not shining. यही ज़्यादातर होता है. तो हिस्ट्री क्या करेगी? दो में से किसको लेगी? If every other thing is same, every other fact is same, so we have two facts in front of us which are differing. Every other fact is same, that the belly was shining, the belly was not shining. So if we apply the usul of probability, we would say the belly was not shining. लेकिन ये वही है, इस measuring rod को ही अगर reject कर दिया तो these two facts are at equal level. Your faith would say what you choose. I'm not saying it was shining or it wasn't. I'm just telling you how to look at things when they are said. Not even his grandfather would have wanted. Why? In principle, Hazrat Amina और इनका जो newborn son है, they were under the protection of Hashim clan. यहाँ पे जो अपनी बुजुर्गी की तरफ चल रहे थे अब्दुल मुत्तलिब, he evidently considered the fate of yet another grandson, and an orphaned one at that, no business of his. Why would I? Why should I? And certainly not worth the payment for 2 years of fostering. नहीं, इतना नहीं कर सकते. That's too much. तो ना ही vet nurses, they are willing to take this child. ना ही इनके खुद के हालात है कि they can give it out. But even then certain facts remain, which are very important to understand. Hazrat Amina, she would have known that the survival of my child depends on it. But why would that be? Why would that be? How would a child's survival depend on he being taken out by some vet nurse? इसका क्या लेना देना है? इसको इंशाल्लाह अगले सेशन में समझेंगे.